आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आज के इस क्लास में। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि बायोलॉजी का हृदय है, जिससे हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, आज हम सभी उस पर डिस्कशन करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हृदय। इसमें हम हृदय कैसे काम करता है, कैसी संरचना होती है, इस सभी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इस पे हम थोड़ा सा बेसिक इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं हृदय का। कुछ ऐसा हृदय का स्ट्रक्चर है और इसमें ये हृदय कुछ बाह्य परतों से ढका होता है। जो बाहरी परत है इसमें दो परतें होती हैं, एक ये अंतः परत और एक बाह्य परत। ये जो आवरण है इसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं। पेरिकार्डियम। ये सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं कि हृदय के बाह्य आवरण को क्या बोलते हैं, तो पेरिकार्डियम। फिर ये जो बाह्य आवरण है इसका नाम होता है पेराइटल पेरिकार्डियम। पेराइटल पेरिकार्डियम ये बाह्य आवरण है, बाह्य परत है। दो परतें होती हैं, एक बाह्य परत और एक अंतः परत। अगर केवल परत पूछी जाए कि बाह्य आवरण को क्या बोलते हैं तो पेरिकार्डियम। और बाह्य परत कौन सी है, पेरिकार्डियम में दो परतें, एक बाह्य परत और एक अंतः परत। बाह्य परत को हम पेराइटल पेरिकार्डियम बोलते हैं और जो अंतः परत है उसे हम वेसरल पेरिकार्डियम बोलते हैं। वेसरल पेरिकार्डियम, वेसरल पेरिकार्डियम। और इन दोनों परतों के बीच, बाह्य और अंतः परतों के बीच एक लिक्विड भरा होता है जिसका काम है हृदय को नम रखना। ये अंदर लिक्विड भरा होता है, इसका काम होता है हृदय को नम रखना। इसे हम पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं। पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं। ये जो पेरिकार्डियम है ये हृदय को बाह्य आघातों से बचाने का काम करता है। और पेरिकार्डियम में दो परतें होती हैं, एक बाह्य परत है जिसे हम पेराइटल पेरिकार्डियम बोलते हैं और अंतः परत को वेसरल पेरिकार्डियम बोलते हैं। और इन दोनों परतों के बीच में एक फ्लूइड भरा होता है जो हृदय को नम रखने का कार्य करता है, उसे हम पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए, स्टडी ऑफ हार्ट को, जो हृदय पर जो अध्ययन जो लोग करते हैं, जो हृदय पर अध्ययन होता है उसे क्या बोलते हैं, तो स्टडी ऑफ हार्ट को हम कार्डियोलॉजी बोलते हैं। स्टडी ऑफ हार्ट, ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। स्टडी ऑफ हार्ट क्या है, इसे बोलते हैं कार्डियोलॉजी बोलते हैं, कार्डियोलॉजी बोलते हैं। और जो इस पर स्टडी करते हैं उन्हें कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो स्टडी ऑफ हार्ट को कार्डियोलॉजी बोलते हैं। अब प्रश्न ये पूछा जाता है कि मनुष्य के हृदय की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से होती है, कैसे होती है। तो मनुष्य के हृदय की उत्पत्ति मीजोडर्म से होती है। कहाँ से, देखिए हृदय की उत्पत्ति, अब ये मीजोडर्म क्या है वो भी बताएंगे। हृदय की उत्पत्ति कहाँ से, तो ये होती है मीजोडर्म से। मीजोडर्म से। अब ये मीजोडर्म क्या है, तो देखिए कोई भी इंसान हो वो माता और पिता से ही बनता है, पिता और माता दो लोगों से बनता है, ठीक।
पिता के गुणसूत्र 46 होते हैं, माता के भी गुणसूत्र 46 ही होते हैं। पिता के जो युग्मक है, पिता के युग्मक को हम शुक्राणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शुक्राणु बोलते हैं। और युग्मक में जो गुणसूत्र हैं उनकी संख्या आधी हो जाती है, तो ये 23 गुणसूत्र होते हैं। इसी तरह माता के युग्मक को हम अंडाणु बोलते हैं। माता के युग्मक को अंडाणु बोलते हैं। इसमें भी गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है। फिर जब शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं, जिसे हम निषेचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निषेचन। मतलब फर्टिलाइजेशन जब होता है तो उससे जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट का निर्माण होता है और इस जाइगोट में 46 गुणसूत्र होते हैं। ये जाइगोट वही है जिससे आगे चल के शिशु का निर्माण होता है। यही आगे चल के बच्चे का रूप लेता है। लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि जाइगोट बन गया तो किसी भी रूप में हाथ पांव या शरीर के कोई भी अंग विकसित होने लगते हैं। तो ये जाइगोट 3 परतनुमा संरचना आगे बनती है। इसको हम भ्रूण कहते हैं। क्या कहते हैं? भ्रूण कहते हैं। और इस भ्रूण के जो ऊपरी वाली परत है इसे हम एक्टोडर्म कहते हैं। एक्टोडर्म कहते हैं। जो बीच वाली परत है इसे हम मीजोडर्म कहते हैं और जो अंदर वाली परत है उसे हम एंडोडर्म कहते हैं। एक्टोडर्म से जैसे ब्रेन का निर्माण एक्टोडर्म से ही होता है। मीजोडर्म से रक्त और हृदय इन सभी का निर्माण मीजोडर्म से होता है। और एंडोडर्म से जैसे फेफड़ा, तो फेफड़े का निर्माण एंडोडर्म से होता है। तो ये आपसे प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि हृदय का निर्माण किससे होता है। ऑप्शन में दे देगा एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म या इनमें से कोई नहीं तो मीजोडर्म। रक्त में भी पूछा जाता है कि रक्त का निर्माण किससे होता है, तो रुधिर का निर्माण भी मीजोडर्म से ही होता है। ठीक, तो हमने अभी तक एक क्वेश्चन ये देखा कि जो हृदय का जो निर्माण है वो मीजोडर्म से होता है। मीजोडर्म से होता है। अब इसकी हृदय की स्थिति क्या होती है, तो जो मनुष्य का हृदय है वो दोनों फेफड़ों के बीच में हल्का बाईं ओर स्थित होता है। स्थिति क्या है इसकी? स्थिति तो दोनों फेफड़ों के बीच हल्का बाईं ओर, होता है। एक ये पॉइंट हो गया और एक ये पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये है कि हृदय की लंबाई, चौड़ाई और कुछ मोटाई भी तो होगी। तो इसकी जो लंबाई है, लंबाई होती है 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई होती है 9 सेंटीमीटर और जो मोटाई है वो होती है 7 सेंटीमीटर। चौथा पॉइंट, इसका रंग कैसा होता है, तो इसका रंग गुलाबी होता है। कैसा होता है? गुलाबी होता है। ठीक, अब यहाँ पे एक बात ये आती है कि जितने भी जंतु होते हैं उनका हृदय, उन सभी का हृदय 2 अलग अलग प्रकार का होता है। जंतु का जो हृदय है 2 प्रकार का होता है। एक होता है
न्यूरोजेनिक और दूसरा होता है मायोजेनिक। तो जो न्यूरोजेनिक होता है और मायोजेनिक, इन दोनों में अंतर क्या है? तो जो न्यूरोजेनिक होता है इसमें जो हृदय का स्पंदन है, हृदय का स्पंदन ये तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है, तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। और मायोजेनिक में हृदय का स्पंदन, हृदय का स्पंदन पेशियों के द्वारा होता है, पेशियों के द्वारा। तो जितने भी जंतु हैं, हृदय दो प्रकार का होता है, एक होता है न्यूरोजेनिक, दूसरा मायोजेनिक। न्यूरोजेनिक में जो हृदय का स्पंदन है वो तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है, और मायोजेनिक में हृदय का स्पंदन वो पेशियों द्वारा होता है। तो चूँकि मनुष्य में हृदय का स्पंदन पेशियों द्वारा ही होता है, तो मनुष्य का हृदय क्या होता है? मायोजेनिक। मनुष्य का हृदय मायोजेनिक होता है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो मनुष्य का हृदय कैसा होता है? वो मायोजेनिक होता है। अब न्यूरोजेनिक जैसे कॉकरोच, जैसे काकरोच, काकरोच का हृदय न्यूरोजेनिक होता है। ठीक। अब हमको अगर हृदय के कार्य के बारे में सीखना है कि हृदय कैसे कार्य करता है, तो उसके लिए हमें कुछ टर्म हैं वो हमें पहले ध्यान रखने पड़ेंगे, जैसे कि शुद्ध रुधिर और अशुद्ध रुधिर, शिरा और धमनी। तो यहाँ आप देखिए कि जो शुद्ध रुधिर है, शुद्ध रुधिर का मतलब, शुद्ध रुधिर का मतलब जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होगी, शुद्ध रुधिर में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है। और जो अशुद्ध रुधिर होता है, अशुद्ध रुधिर, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। हमारे हृदय में दोनों रक्त बहते हैं, शुद्ध रुधिर और अशुद्ध रुधिर, और हृदय का काम ही यही है, शुद्ध रुधिर अशुद्ध रुधिर को शुद्ध करना। फेफड़ा भी इसमें सहायक है, क्योंकि फेफड़ा ही कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है रक्त से और ऑक्सीजन उसको देता है। तो शुद्ध रुधिर और अशुद्ध रुधिर। फिर एक आता है शिरा। शिरा क्या होती है? देखिए, शिरा का काम ये है कि वो रक्त को अंगों से हृदय में ले जाती है। शिरा रक्त को कहाँ से? विभिन्न विभिन्न अंगों से हृदय में ले जाती है, अंगों से हृदय में ले जाती है। किसे? रक्त को। और जो धमनी होती है, धमनी, ये इसके अपोजिट कार्य करती है। इसका काम है रक्त को हृदय से अंगों तक ले जाना, रक्त को हृदय से अंगों तक ले जाना। ठीक, रक्त को हृदय से अंगों तक ले जाना। अब चूँकि ये शिरा अंगों से हृदय में रक्त को ले जा रही है, मतलब रक्त में, रक्त का हृदय में शुद्धिकरण होता है, रक्त का शुद्धिकरण होता है। तो शिरा जो है ये अशुद्ध रक्त ले जाती है, अशुद्ध रक्त ले जाती है। कहाँ से? अंगों से अशुद्ध रक्त को हृदय में ले जाने का कार्य शिरा करती है। और धमनी ये शुद्ध रक्त को हृदय से अंगों तक ले जाती है। ये धमनी शुद्ध रक्त को हृदय से अंगों तक ले जाती है। अब इसमें दो चीज़ें और हैं, एक पल्मोनरी शिरा और एक पल्मोनरी धमनी होती है। वो जब हम हृदय की संरचना देखेंगे, उसका कार्य देखेंगे,
तब हम उसको पढ़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही रखते हैं। और जितना आज बताया है, जिसमें से रक्त का जब हम संरचना देखेंगे, उसके लिए ये बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है कि शिरा क्या है, धमनी क्या है। शुद्ध रुधिर में जो ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, अशुद्ध रुधिर में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है। और हाँ, एक दो पॉइंट और हैं कि शिथिलन का मतलब होता है ब्लड जो है हृदय के अंदर प्रवेश करेगा। रक्त हृदय के अंदर प्रवेश करेगा। कहाँ? अंदर प्रवेश करेगा। रक्त हृदय के जब अंदर प्रवेश करेगा तो उस समय हृदय का शिथिलन होता है। और संकुचन कब होता है? जब रक्त बाहर से संकुचन तब होगा जब रक्त बाहर निकलता है। जब रक्त बाहर निकलता है मतलब हृदय से जब बाहर जाएगा तब उसे हम संकुचन बोलते हैं। तब हृदय का संकुचन होता है। और शिथिलन जब हृदय में रक्त आएगा, जब हृदय में रक्त बाहर से अंदर की ओर आएगा तब उसे हम हृदय का शिथिलन बोलते हैं। और जब रक्त हृदय से बाहर की ओर जाएगा तब उसे हम संकुचन बोलते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही। इसके आगे का हम अगले लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। अभी आप इन सभी चीज़ों को एक बार रिवाइज करिएगा, उसको पढ़िएगा, ताकि जब हम हृदय की संरचना पढ़ेंगे, सारे क्वेश्चंस हृदय की संरचना से जितने भी क्वेश्चन आते हैं सारे के सारे यहीं वीडियो में ही आपको याद हो जाएंगे। बस ये जो इतनी बातें जो मैंने ये बताई हैं, संकुचन, शिथिलन, शिरा, धमनी, ये आप अगर ध्यान में रखते हैं तो सारी बातें आपको क्लास में ही याद हो जाएंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।